हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी के वित्तकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी प्री 2023 में आज हम 1919 का अधिनियम पढ़ने वाले हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक 1919 का अधिनियम और एक 1935 का अधिनियम, क्योंकि ये अलग से ही सिलेबस में लिखे गए हैं, क्योंकि यही दो अधिनियम ऐसे हैं जो पूरे संविधान में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 1935 का अधिनियम तो पूरा का पूरा ही मतलब मिनी संविधान उसको बोला जाता है, क्योंकि उसके बहुत से भाग संविधान में लिए गए हैं। तो 1919 के अधिनियम के हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन के साथ जो आंसर रहेंगे उनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि अगर अंदर से भी कोई डीप क्वेश्चन आता है तो वो भी आपको क्लियर होता जाए। तो ऑप्शन मैंने ऐसे रखे हैं कि 1 2 3, एक सही 2 सही। तो इससे क्या होगा ना कि आपके पूरे फैक्ट क्लियर होते रहेंगे और एग्जाम में भी एमपीपीएससी ऐसा ही लेवल बढ़ा रहा है और आने वाले समय में ऐसे और लेवल बढ़ा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में निम्नलिखित में से कौन से सुधार उपाय किए गए। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हैं उसी को ही 1919 का अधिनियम कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, मार्ले मिंटो अलग है। मार्ले मिंटो 1909 में आया था और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो है वो 1919 में आया था। तो ये दोनों ही अलग अलग नियम है, इनमें गलत सही में ऑप्शन आते हैं, तो इनमें ध्यान रखिएगा। 1919 के अधिनियम को क्या बोला जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम बोला जाता है। अब इसमें पहला क्वेश्चन है, पहला क्या दिया है, हम ऑप्शन से ही हम अपना याद करते जाएंगे कि अधिनियम में क्या है, बट ध्यान से मेरी बात सुनते जाइएगा। सबसे पहला बोल रहा है कि इसने एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया। तो ये बिल्कुल सही है, इसने प्रावधान किया था कि लोक सेवा आयोग की स्थापना हो। इसमें तो ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जब सुधार हुए थे तो उन्होंने प्रावधान दिया था कि एक लोक सेवा आयोग की स्थापना हो, तो ये इन्होंने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में प्रावधान किया। अब आपसे ये ऑप्शन भी पूछा जा सकता है कि लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम में दिया गया, तो 1919 के अधिनियम में ये प्रावधान दिया गया। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा क्या बोल रहे हैं, इसने केंद्र और प्रांतों में द्विसदनीयता का परिचय दिया। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों द्वारा केवल केंद्र में द्विसदनीयता की शुरुआत हुई थी, प्रांतों में नहीं हुई थी। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद को इसने क्या किया था, एक उच्च सदन में और एक निचले सदन में बांट दिया था। अतः ये वाला दूसरा वाला ऑप्शन टोटली गलत होगा, क्योंकि इसने केंद्र और प्रांतों में द्विसदनीयता का परिचय नहीं दिया था, ओनली केंद्रों में दिया था। इसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को विस्तार किया था, दिया नहीं था, विस्तार किया था। ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पहला और तीसरा यहाँ पे सही है। चौथा है, इसने देश में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली शुरू की। हाँ, ये भी बिल्कुल सही होगा कि इसने देश में पहली बार प्रत्यक्ष चुनावों की शुरुआत की। दोनों सदनों के अधिकांश सदस्यों को प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुना गया था। दोनों सदन के जो अधिकांश सदस्य थे उनको किस सदन द्वारा कैसे चुना गया था? प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुना गया था। तो चौथा भी सही हो जाएगा। पहला सही हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा और चौथा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 3 और 4 इसके आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 1 3 और 4। हम देख लेते हैं ये ऑप्शन कहाँ पे 1 3 और 4। तो ये 1 3 और 4 है, इसका आपका आंसर सही हो जाएगा। तीनों के फैक्ट एक बार और हम डिटेल में आगे पढ़ लेते हैं। स्वराज देखो, सबसे पहला क्या है, स्वराज्य की मांग को शांत करने के लिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की घोषणा की गई। आपसे पूछ सकते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की घोषणा क्यों की गई? तो क्यों की गई थी? स्वराज्य की बढ़ती हुई मांग को शांत करने के लिए इन्हें भारत सरकार अधिनियम 1919 में शामिल किया गया। इन सुधारों द्वारा लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों द्वारा एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया और 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती की गई। देखो, इसमें प्रावधान किया था और इसके बाद 1926 में स्थापना भी हो गई थी। ये 1926 में जो लोक सेवा आयोग बना था वो किस अधिनियम के द्वारा बना था? वो 1919 के अधिनियम द्वारा बना था और इसमें सिविल सेवकों की भर्ती की गई। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों द्वारा केवल केंद्र में द्विसदनीयता की सुधार की गई थी, केवल केंद्र में द्विसदन की स्थापना की गई थी, जिसमें इस प्रकार भारतीय विधान परिषद को एक उच्च सदन माना गया था और एक निचले सदन विधानसभा को प्रतिस्थापित किया था। अगला है भारत सरकार अधिनियम 1935 ने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं डीप में कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने 11 प्रांतों में से 6 में द्विसदनीयता की शुरुआत की थी।
भारत सरकार अधिनियम 1935 ने, 1919 नहीं, 1935 ने क्या किया था, उस समय 11 प्रांत थे तो 11 में से 6 प्रांतों में द्विसदनीयता की शुरुआत की थी। ये वाला फैक्ट याद रखिएगा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में द्विसदनीयता की शुरुआत की थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो भारतीय, यूरोपीय लोगों के लिए अलग अलग निर्वाचन प्रदान करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को बढ़ाया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनावों की शुरुआत की। दोनों सदनों के अधिकांश सदस्यों को प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा ही चुना गया था। तो इस प्रकार से ये पहले के हमने जितने भी फैक्ट थे उनको समझ लिए। अब हम अगला दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौन सा परिवर्तन भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा प्रांतीय स्तरों पर लाया गया? कौन सा अधिनियम लाया था 1919 द्वारा प्रांतीय स्तरों पर? कौन सा परिवर्तन भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा प्रांतीय स्तरों पर लाया गया? पहला है, विषयों को आरक्षित और स्थानांतरित 2 सूचियों में बांटा गया। बिल्कुल बांटा, तो पहला ये हो जाएगा। विषयों को क्या किया था, आरक्षित और स्थानांतरित 2 सूचियों में बांट दिया था। 1919 के अधिनियम को किस तरह विषय में बांटा था, तो किस तरह विषय में बांटा था, आरक्षित और स्थानांतरित, इस प्रकार से विषयों में बांटा था। विषय जो भारत सरकार अधिनियम 1919 है उसमें विषयों को कैसे बांटा था, तो आरक्षित और स्थानांतरित 2 सूचियों में बांटा था। दूसरा है कि विधान परिषद जो है बजट को अस्वीकार नहीं कर सकती थी, ये गलत है। विधान परिषद बजट को अस्वीकार कर सकती थी, ये नियम था कि विधान परिषदें जो हैं वो बजट को अस्वीकार कर सकती थी, तो ये वाला दूसरा वाला रॉन्ग हो जाएगा। तीसरा क्या बोल रहे हैं, मंत्रियों को विधायिका के प्रति जिम्मेदार होना पड़ता था और यदि विधायिका द्वारा उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करे तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ता था। ये भी बिल्कुल सही है। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। तो अब इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, पहला और तीसरा। विषयों को आरक्षित और स्थानांतरित 2 सूचियों में बांटा गया और मंत्रियों को और विधायकों के प्रति जिम्मेदार होना पड़ता था और यदि विधायिका द्वारा उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता था तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ता था। तो पहला और तीसरा इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। अगस्त 1917 में, देखो आया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था 1919 में, लेकिन घोषणा बता रही हूँ अगस्त 1917 के मॉन्टेग्यू के बयान में निहित सरकारी नीति के अनुरूप सरकार ने जुलाई 1918 में संवैधानिक सुधारों की घोषणा की। इसको क्या बोला जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से बोला जाता है। ये घोषणा कब हुई थी, घोषणा हुई थी 1918 में और अधिनियम कब आया था 1919 में। इसी के आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1919 बना था। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा प्रांतीय स्तरों में क्या सुधार किए गए थे, द्वैत शासन हो गया था, मतलब 2 कार्यकारी पार्षद और लोकप्रिय मंत्री का शासन पेश किया गया। प्रांत में क्या होते थे, गवर्नर कार्यकारी प्रमुख होता था। ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अनुसार प्रांत में कौन प्रमुख होता था, गवर्नर। विषयों को 2 सूची में विभाजित किया था, एक आरक्षित और एक स्थानांतरित। आरक्षित में कैसे थे, जिसमें कानून व्यवस्था, वित्त, भूमि, राजस्व, सिंचाई आदि विषय जो थे वो आरक्षित थे, तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय सरकार, उद्योग, कृषि, उत्पाद शुल्क स्थानांतरित विषय थे। ये आरक्षित और स्थानांतरित पर भी क्वेश्चन बन सकता है। आरक्षित विषयों को गवर्नर द्वारा नौकरशाही की कार्यकारी परिषद के माध्यम से प्रशासित किया जाना था। आरक्षित विषयों को कौन करेगा, गवर्नर। और याद रखिएगा आरक्षित विषयों को कौन करेगा, आरक्षित विषय गवर्नर द्वारा होंगे। आरक्षित विषय किसके द्वारा होंगे, गवर्नर द्वारा होंगे। और स्थानांतरित विषय किसके द्वारा होंगे, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों में से नामित मंत्रियों द्वारा। तो ये ध्यान रखिएगा, आरक्षित विषयों को किसके द्वारा, गवर्नर द्वारा, और स्थानांतरित विषयों को विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों में से नामित मंत्रियों द्वारा। उनमें से जो भी सदस्य जो भी मंत्री को नामित करें उसके द्वारा स्थानांतरित विषय प्रशासित होंगे और आरक्षित विषय कैसे प्रशासित होंगे, गवर्नर द्वारा होंगे।
मंत्रियों को विधायिका के प्रति जिम्मेदार होना था और यदि विधायिका द्वारा उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जा गया तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा, जबकि कार्यकारी परिषद विधायिका के प्रति जिम्मेदार नहीं थे। याद रखिएगा, मंत्री विधायिका के प्रति जिम्मेदार थे लेकिन कार्यकारी परिषद विधायिका के प्रति जिम्मेदार नहीं थे। सांप्रदायिक और वर्गीय मतदाताओं की व्यवस्थाओं को और मजबूत किया। ये पहले से ही थे, सांप्रदायिक व्यवस्था 1909 में ही आ गई थी, लेकिन और इसको बढ़ा दिया गया। अगला फैक्ट इसमें क्या है, महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दिया गया। ये भी फैक्ट याद रखिएगा, ये भी पूछ सकते हैं कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया, किस अधिनियम में दिया गया, तो 1919 के अधिनियम में महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दिया गया। विधान परिषद बिल पेश कर सकता था लेकिन राज्यपाल की सहमति आवश्यक थी। विधान परिषद क्या कर सकता था, बिल पेश कर सकता था। विधान परिषद को ये शक्ति थी कि वो बिल पेश कर सकता था, लेकिन उसको पेश करने से पहले राज्यपाल की सहमति आवश्यक थी। गवर्नर विधेयकों को वीटो भी कर सकता था और अध्यादेश भी जारी कर सकता था। विधान परिषद बजट अस्वीकार कर सकता था, लेकिन गवर्नर यह बयान कर सकते थे कि यदि आवश्यक हो, मतलब विधान परिषद बजट को मना कर सकता था, लेकिन कंडीशन ये थी कि गवर्नर उसको एक्सेप्ट कर ले। विधायकों को अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली थी। 1919 के अधिनियम में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। गवर्नर विधेयकों को वीटो कर सकता था, विधान परिषद बजट को अस्वीकार कर सकता था, विधायकों को अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली थी। ये 1919 के अधिनियम में फैक्ट थे। भारत सरकार अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो पहला है, प्रांतों में राजतंत्र की शुरुआत हुई थी। सही है, प्रांतों में राजतंत्र की शुरुआत हुई थी। दूसरा है, इसने लंदन में भारत के लिए उच्चायुक्त का एक नया कार्यालय बनाया। ये भी सही है। इसने प्रांतीय बजटों को केंद्रीय बजट के साथ जोड़ा। ये नहीं है, प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट के साथ नहीं जोड़ा। पहला और दूसरा ही आंसर इसमें सही होगा। प्रांतों में राजतंत्र की शुरुआत हुई और लंदन में भारत के लिए उच्चायुक्त का नया कार्यालय बना। अब हम इसके बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 आंसर हो जाएगा। तो यह मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पर आधारित था। इसने प्रांतों में राजतंत्र का परिचय दिया था। कैसे, प्रांतीय विषय को 2 सूची में बांटा था, अभी हमने पढ़ा है। आरक्षित विषयों को राज्यपाल द्वारा नौकरशाही के माध्यम से प्रशासित होना था और हस्तांतरित विषयों को किसके द्वारा होना था, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों में से नामित मंत्रियों द्वारा। प्रशासन के लिए 2 सूची होती थी, एक केंद्रीय और एक प्रांतीय। एक द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई इसमें। कैसी, एक निचला सदन या केंद्रीय विधानसभा थी जिसमें 144 सदस्य थे। याद रखिएगा कितने सदस्य थे, 144, जिसमें से 41 मनोनीत होते थे और 103 निर्वाचित होते थे। 52 जनरल के थे, 30 मुस्लिम के थे, 2 सिख के थे और 20 विशेष के थे। और राज्य के ऊपरी से देखो, आपको मेन याद रखना है, केंद्रीय विधानसभा में कितने सदस्य थे, जो 2 भागों में बटा था। एक तो पहले में जो विधानसभा में थे वो 144 थे और ऊपरी सदन या राज्य परिषद में थे 60 सदस्य। तो 144 और 60 सदस्य थे, आपको याद रखना है। केंद्रीय विधानसभा या निचले सदन में 144 थे, निचले सदन में ज़्यादा थे। जैसे अभी लोकसभा है तो लोकसभा में ज़्यादा होते हैं और जो राज्यसभा है वो उच्च सदन होता है लेकिन उसमें सदस्य कम होते हैं। सेम ऐसा ही यहाँ पे था। तो केंद्रीय विधानसभा में 144 सदस्य थे और जो निचला सदन है उसमें 60 सदस्य थे। पहली बार इसने केंद्रीय बजट से प्रांतीय बजट को अलग किया। ऊपर क्या था कि हमने ऑप्शन में क्या पढ़ा था तीसरे में कि केंद्रीय बजट और प्रांतीय बजट एक साथ आ गए थे। नहीं, एक साथ नहीं थे, अलग अलग थे। और प्रांतीय विधानसभाओं को अपने बजटों को अधिनियमित करने के लिए भी अधिकृत किया गया था। अगला है 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आयोग के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगला भी ऐसा ही, इसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अधिनियम ने प्रांतीय सरकार के स्तर पर कार्यपालिका के लिए 2 शासन की शुरुआत की। मंत्री विधायिका के प्रति उत्तरदायी थे जबकि कार्यकारी पार्षद विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दिया गया। तीनों ही इसमें सही हैं, तो इसमें तीनों ही आंसर सही हो जाएगा। 1, 2, 3 इसमें आंसर सही हो जाएगा। अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ब्रिटिश सरकार ने जुलाई 1918 में संवैधानिक सुधारों की घोषणा की थी जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इसके आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1919 लाया गया। इसने प्रांतीय स्तर पर कार्यपालिका के लिए द्वैत शासन की शुरुआत की। द्वैत शासन अर्थात 2 कार्यकारी पार्षदों और लोकप्रिय मंत्रियों का शासन। क्या होता है द्वैत शासन?
एक होता है पार्षद, कार्यकारी पार्षद होते हैं, और दूसरा होता है लोकप्रिय मंत्री। विषयों को दो सूची में बांटा गया, आरक्षित और स्थानांतरित। आरक्षित विषय में कौन कौन थे? कानून व्यवस्था थी, वित्त थे, भू राजस्व, सिंचाई थी, उन्हें नौकरशाही द्वारा प्रशासित किया गया। और हस्तांतरित विषयों में कौन शामिल था? शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय सरकार शामिल थे। उन्हें विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों में से मनोनीत मंत्रियों द्वारा प्रशासित किया जाना था। मंत्रियों को विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना था, जबकि कार्यकारी पार्षदों को विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होना था। मंत्री थे विधायिका के प्रति उत्तरदायी, कार्यकारी पार्षद नहीं थे। ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा। मंत्री विधायिका के प्रति उत्तरदायी थे, जबकि कार्यकारी परिषद उत्तरदायी नहीं थे विधायिका के प्रति। संवैधानिक तंत्र की विफलता के मामले में राज्यपाल हस्तांतरित विषयों का प्रशासन अपने हाथ में ले सकता था। यदि संवैधानिक तंत्र विफल हो जाएगा तो राज्यपाल क्या कर सकता था? हस्तांतरित विषयों को अपने हाथ में ले सकता था। यदि संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो क्या हो सकता था? जो राज्यपाल है वो हस्तांतरित विषयों का प्रशासन अपने हाथ में ले सकता था। प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार किया गया। सांप्रदायिक और वर्ग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था को भी समेकित किया गया। महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। तो ये तीनों फैक्ट सही है। एसी में अखिल भारतीय स्तर पर सरकार के लिए परिकल्पित कोई विधान नहीं है। अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषताएं और पढ़ लो। गवर्नर जनरल को मुख्य कार्यकारी प्राधिकारी होना था। प्रशासन के लिए दो सूचियां थीं, एक केंद्रीय और एक प्रांतीय। वायसराय की कार्यकारी परिषद में 8 में से 3 भारतीय होने थे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में कितने भारतीय होने थे? तो वायसराय की कार्यकारी परिषद में कितने भारतीय होने थे? 8 में से 3 भारतीय वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में होने थे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। फ्रेंड, अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप हमारी एमपीपीएससी प्री की टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही जादुई टेस्ट सीरीज है ये। एफएलटी 22 इसमें एफएलटी हैं, आप ये देख सकते हैं। 22 एफएलटी हैं, इसमें 2500 एमसीक्यू कवर किए हैं। 22 एफएलटी में आपको 2200 क्वेश्चन है, प्लस 2 टेस्ट आपको राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश करंट के मिलेंगे। तो 200 क्वेश्चन वो रहते हैं, और 100 क्वेश्चन आपको गेम्स और स्पोर्ट्स के मिलेंगे, जिसमें करंट गेम्स होगा, स्टैटिक गेम्स होगा, सब होगा। टोटल ये 2500 एमसीक्यू है। बहुत ही शानदार ये टेस्ट सीरीज है। हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी दोनों में ही उपलब्ध है। इसकी सॉफ्ट कॉपी 399 की है और इसकी हार्ड कॉपी 999 की है। इसमें प्लस कुरियर चार्ज रहेगा 30 रुपये। भारत में आप कहीं भी रहते हो वहाँ पर आप इसको मंगा सकते हैं। तो अगर आप ये मंगाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। साथ में ये हमारे एमपीपीएससी प्री के नोट्स हैं, बहुत ही शानदार टू द पॉइंट फ्लो चार्ट डायग्राम सहित ये नोट्स हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग ये नोट्स हैं। इसके साथ आपको एक ग्रुप मिलता है, ग्रुप में आपकी तैयारी कराई जाती है, ट्रिक से क्वेश्चन याद करवाए जाते हैं। अति महत्वपूर्ण जो संभावित प्रश्न है वो इस ग्रुप में दिए जाते हैं। ग्रुप केवल आपको हमारे नोट्स लेने पर ही मिलता है। तो अगर आप ये आपको इस बार इस एमपीपीएससी प्री में भी काम आएंगे, जो नवंबर दिसंबर में है उसमें भी काम आएंगे। तो आप अभी लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स है, 99 रुपये की ई बुक है। ये एमपी करंट की ई बुक है, 49 रुपये की वार्षिकी है। ये एमपी करंट की त्रैमासिकी है, जनवरी 23 से मार्च 23 तक। ये 25 रुपये की पीडीएफ है। और ये मध्य प्रदेश बजट की पीडीएफ है 30 रुपये की। तो अगर आप ये कोई भी पीडीएफ लेना चाहते हैं या नोट्स घर पे मंगाना चाहते हैं या ये टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, इस प्रकार से टेस्ट सीरीज आपके घर पहुंचेगी बाइंडिंग की हुई, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी पहला फैक्ट, ये जो ऊपर फैक्ट लिखा है इसको याद रखिएगा। आरक्षित विषयों पर गवर्नर जनरल का पूर्ण नियंत्रण था। आरक्षित विषयों पर क्या था? गवर्नर जनरल का पूरी तरह से नियंत्रण था। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1918 में जो मॉन्टफोर्ड सुधार थे, उसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड को मॉन्टफोर्ड सुधार भी बोला जाता है। मॉन्टफोर्ड सुधारों द्वारा कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष जैसे थे सप्रू, जयकर और चिंतामणि टूट गए थे। पुरानी उदारवादी अवशेष टूट गए थे कांग्रेस के एक महत्वपूर्ण रुख के कारण। तो फिर उन्होंने इसके बाद किसका गठन किया? जब उनका उदारवादी जो संगठन था वो टूट गया तो उसके बाद किसका गठन हुआ? तो उसके बाद गठन हुआ था इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का। किसका हुआ? इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का हुआ। जब उदारवादी अवशेष टूट गए थे तो उसके बाद इसका गठन किया गया था 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों द्वारा, इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन का। तो आंसर याद रखिएगा, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन।
अगला है, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है? तो भारतीय सरकार अधिनियम 1919 को कहा जाता है। और 1919 जिसे 1921 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी बोला जाता है, क्योंकि उसमें बाद में विशेष अलग अलग विशेषताएं हुई थी। भारत के तत्कालीन सेक्रेटरी थे मॉन्टेग्यू। जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड क्यों कहा जाता है, तो याद रखिएगा, ये जो मॉन्टेग्यू थे ये सेक्रेटरी मतलब सचिव थे, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय थे। इनकी रिपोर्ट की सिफारिशों पर आधारित था, इसलिए ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कहा जाता है। इस अधिनियम में भारतीय पहली बार प्रशासन के सीधे संपर्क में आए थे। ये क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय सबसे पहले प्रशासन के संपर्क में कब आए, तो 1919 के अधिनियम में सबसे पहले आए। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को जोड़ा जो कि संसद के प्रति उत्तरदायी थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने प्रांतों में एक राजतंत्र स्थापित किया था। 2 भाग बांट दिए थे, आरक्षित और स्थानांतरित। राज्यपाल ने अपनी कार्यकारी परिषद की सलाह और भारतीय मंत्रियों की सलाह से हस्तांतरित विषयों के साथ आरक्षित विषयों को भी नियंत्रित किया। किसने? राज्यपाल ने। मताधिकार में वृद्धि की गई थी और सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली का विस्तार किया। ये भी फैक्ट याद रखिएगा, 1919 के अधिनियम में मताधिकार में वृद्धि की गई थी और सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का विस्तार किया गया था। महिलाओं को भी मतदान का अधिकार दिया था। प्रांतीय विधान परिषदों को विधान परिषद कहा जाने लगा था। ये क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि किस अधिनियम में प्रांतीय परिषदों को विधान परिषद कहा जाने लगा, तो 1919 के अधिनियम में कहा जाने लगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार आरक्षित और रिजर्व्ड मतलब आरक्षित और जो स्थानांतरित विषय बांटेगा। निम्नलिखित में से कौन इनमें से आरक्षित विषय माने गए हैं? न्याय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, भू राजस्व और पुलिस। तो देखो, जो प्रशासन वाली चीज़ें होती हैं वो आरक्षित होती हैं। भू राजस्व छोड़ दीजिए, भू राजस्व प्रशासनिक में नहीं आएगा, वो स्थानांतरित में आएगा। तो न्याय प्रशासन इसमें आ जाएगा आरक्षित विषय में, स्थानीय स्वशासन आ जाएगा और पुलिस आ जाएगा। तो मतलब स्थानीय स्वशासन नहीं आएगा, न्याय प्रशासन आ जाएगा, भू राजस्व आ जाएगा और पुलिस आ जाएगा। स्थानीय प्रशासन जो है वो स्थानांतरित विषयों में चला जाएगा। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? आरक्षित में न्याय प्रशासन आ जाएगा, पुलिस आ जाएगा और भू राजस्व आ जाएगा। ये आरक्षित विषय में शामिल थे। कौन कौन? न्याय प्रशासन, भू राजस्व और पुलिस। मतलब 1, 3 और 4 इसके आंसर हो जाएंगे। आरक्षित विषय में क्या क्या शामिल था? न्याय प्रशासन, भू राजस्व और पुलिस। स्थानीय जो रहते हैं वो किस में शामिल थे? स्थानांतरित विषय में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। स्थानीय प्रशासन इसका आंसर नहीं होगा। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 ब्रिटिश सरकार का एक अधिनियम था जिसने अपने देश के प्रशासन में भागीदारी बढ़ाने की मांग की थी। अगला है, यह अधिनियम 1916 और 1921 के बीच भारत के उस समय के सचिव तत्कालीन एडविन मॉन्टेग्यू और भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट की सिफारिशों पर आधारित था। ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि 1919 के अधिनियम में सचिव कौन था? तो याद रखिएगा, मॉन्टेग्यू सचिव थे और चेम्सफोर्ड कौन थे? वायसराय थे। दोनों का ही संयुक्त तो ये समय आया था, तो इसलिए इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड बोला जाता है। इस अधिनियम द्वारा जो संवैधानिक सुधार को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड या मॉन्टेफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, इसने प्रांतों पर केंद्रीय नियंत्रण में ढील प्रदान की थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में गलत कथन बताइए। पहला क्वेश्चन है, ये 1919 में भारत सरकार अधिनियम 1919 लागू हुआ। बिल्कुल सही है जी। ये लागू 1921 में हुआ था, लेकिन इसका नाम क्या था? 1919 था। तो ये पहला सही है। दूसरा, इसको मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से जाने, बिल्कुल नहीं है। मैंने पहले ही बताया था आपको, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जानते हैं, लॉर्ड मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से नहीं जानते हैं। दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा, मॉन्टेग्यू भारत के सचिव थे और चेम्सफोर्ड वायसराय थे, सही है। केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग किया, ये भी सही है। तो केवल दूसरा वाला गलत हो जाएगा। इस अधिनियम को मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से जाने जाता है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जानते हैं। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, ट्विटर की लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा अगर नहीं किया है।
आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टा आईडी है। अगर आपने मुझे इंस्टा पर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा, फॉलो करके मुझे हाय लिख के मैसेज भी कीजिएगा। इसके अलावा 6260190190 मेरा नंबर है। अगर आपने आपका नंबर व्हाट्सएप का मेरे पास सेव नहीं कराया है अब तक, सेव करा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आप मेरे स्टेटस आपको शो होते रहेंगे और स्टेटस के थ्रू भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन आंसर मिलते रहेंगे। तो अपना नंबर भी आप मेरे पास स्टेटस पर सेव करा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। अगला है, किस अधिनियम ने सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपीय लोगों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को बढ़ाया? तो किसने बढ़ाया? भारत सरकार अधिनियम 1919। किस अधिनियम ने सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपीय लोगों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत को बढ़ाया? तो भारत सरकार अधिनियम ने इनका क्या, ये सांप्रदायिक जो अधिनियम, ये जो प्रतिनिधित्व था ये तो पहले ही आ गया था, लेकिन इसने क्या किया है, उनका विस्तार किया है। तो भारतीय ईसाइयों भी आ गए थे, भारतीय यूरोपीय भी आ गए थे, आंग्ल भारतीय भी आ गए थे। तो कौन सा है? भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम को और किस रूप में जाना जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के रूप में जाना जाता है। किसके प्रावधानों के अनुसार भारत में प्रांतों में द्विशासन की शुरुआत की गई थी? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के अनुसार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के अनुसार प्रांतों में द्विशासन की शुरुआत की गई थी। अगला है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारत में केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय विधानमंडल की शुरुआत की गई थी? तो किस में की गई थी केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय मंडल की शुरुआत? भारत सरकार अधिनियम 1919। अगला है, भारत सरकार अधिनियम 1919 किस पर आधारित है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड पर आधारित है। किस पर आधारित है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। मार्ले मिंटो सुधार किस पर आधारित है? 1909 पे। अगला है, किस ब्रिटिश अधिनियम द्वारा प्रांतीय बजट केंद्रीय बजट से अलग हुआ? प्रांतीय बजट केंद्रीय बजट से अलग कब हुआ था? भारत सरकार अधिनियम 1919। कब हुआ? किस ब्रिटिश अधिनियम द्वारा प्रांतीय बजट केंद्रीय बजट से अलग हुआ? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा ये अलग हुआ। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। बहुत ही शानदार फैक्ट थे। मैंने क्वेश्चन के अंदर तक जो भी डीपली पड़ता है वो करवा दिया है। ऐसे ही हम 1935 का अधिनियम पढ़ेंगे और एक और 1919 का एक MCQ वाला पार्ट भी लेके आऊँगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।